नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने 20वें वीडियो में भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पक्ष वैदिक सभ्यता के द्वितीय भाग की। और द्वितीय भाग में हमें बात करनी है उत्तर वैदिक काल के संदर्भ के बारे में। और उत्तर वैदिक काल में हमें बात करनी है आज के इस वीडियो में सामाजिक और आर्थिक जीवन की। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइमिंग आपको बताया गया 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और हम जब जिक्र कर रहे हैं इसमें सामाजिक व आर्थिक जीवन के बारे में, देखिए इसको हम कंपैरेटिवली पढ़ें तो थोड़ा आसान रहेगा। ऋग्वैदिक काल में लोग कबीलों में रहते थे जिन्हें जन कहा जाता था, और यही जन अब उत्तर वैदिक काल में जनपद हो गए। ये नाम में ही परिवर्तन नहीं है, यहाँ पर आपको देखना ये भी है कि जो कबीले थे वो बहुत छोटे छोटे थे। वो आपस में युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे। एक बड़ा कबीला छोटे कबीले को हस्तगत कर लेता था और अपने में समाहित कर लेता था। तो वो एक बड़ा आकार, जो छोटे छोटे कबीलों का जो कार्य था, जो कार्यकाल था, वो ऋग्वैदिक काल था। पर अब उसका जो आकार भी है वो बड़ा हो गया और नाम भी बड़ा हो गया। अब वो जन की जगह क्या हो गया, जनपद हो गया। तो पहला परिवर्तन तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात करें कि इस समय पशुपालन के स्थान पर, जैसा कि हमने पढ़ा था कि पशुपालन को ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय स्वीकार किया गया, उसके स्थान पर अब कृषि का महत्व बढ़ गया। और आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसा कि हम पहले के वीडियोस में भी ये बात कर चुके हैं कि विकास क्रम इस तरह का है मनुष्य का कि पहले वो पशुपालन करता है, उसके बाद वो कृषि करता है, फिर वो व्यापक स्तर पर व्यापार की ओर बढ़ता है। और कृषि के अधिशेष की वजह से ही अगला काल नगरीकरण का काल होता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास जन का काल है पशुपालन का, जनपद का काल है कृषि का, और जब इसके बाद वाले युग में हम जाते हैं तो वो महाजनपद काल है और वो नगरीकरण का काल है। ऐसा ही पहले हुआ, पहले मनुष्य ने पशुपालन किया, फिर कृषि की, और सिंधु घाटी सभ्यता में पहला नगरीकरण हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय इतिहास का पहला नगरीकरण तो सिंधु घाटी सभ्यता। और द्वितीय नगरीकरण यदि आपसे पूछा जाएगा तो वो कौन सा काल होगा, महाजनपद काल। तो यहाँ पर आपको इस क्रम को निर्धारित करना है कि ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो पशुपालन करते थे, और उत्तर वैदिक काल के जो आर्य हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, तो वो कृषि है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मुख्य व्यवसायों की, मुख्य शिल्पों की। तो हमने आपको बताया था ऋग्वैदिक काल में बढ़ई या तक्षा सबसे प्रमुख शिल्पी स्वीकार किया गया है। अब उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन ये आया कि जो रथों का निर्माण करने वाले थे, रथकार, रथों का निर्माण करने वाले, वो मुख्य शिल्पी के रूप में उभरे। और इसका एक मुख्य कारण ये कह सकते हैं हम लोग कि रामायण और महाभारत की जो घटनाएं हैं, जहाँ पर युद्धों की अधिकता आपको नज़र आती है, तो वहाँ पर रथों की आवश्यकता बढ़ी होगी। और जब रथों की आवश्यकता बढ़ी है तो रथकार यहाँ पर मुख्य शिल्पी के रूप में दिखाई देता है। तो ये भी तुलना आपको तय कर लेनी है। इसके बाद बात करते हैं स्त्रियों की दशा की। और स्त्रियों की दशा किस तरह की है, तो पहले तो हम ऋग्वैदिक काल को देखें तो हमने आपको ये बताया था कि बहुत ज़्यादा राजनीतिक अधिकार वहाँ पर नहीं है महिलाओं को, क्योंकि समिति में महिलाएं नहीं हैं। क्योंकि समिति को हम राजा का चुनाव करने वाली संस्था स्वीकार करते हैं, वहाँ पर महिलाएं नहीं थी, तो राजनीतिक अधिकार पर्याप्त नहीं थे। उसके अलावा उन्हें अर्थव्यवस्था में, आर्थिक स्थितियों में भी बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त नहीं है कि उन्हें संपत्ति का व्यक्तिगत तौर पर अधिकार हो, ऐसा हमें वहाँ देखने को नहीं मिलता। फिर भी शिक्षा का अधिकार वहाँ पर था। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं शिक्षा और धर्म से संबंधित गतिविधियों में भाग लिया करती थी।
अब उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पहले से भी पतन की ओर चली गई। आपको ध्यान रखना है कि पहले की तुलना में भी अब परिस्थितियां विपरीत होती चली जा रही हैं, और जैसे जैसे युद्ध बढ़ते चले जाएंगे, हम इसका एग्जाम्पल फिर रामायण और महाभारत से ले सकते हैं, जहाँ पर सीता के अपहरण की घटना को हम देख सकते हैं, जहाँ पर द्रौपदी के अपमान को हम देख सकते हैं। इन घटनाओं को चाहे पूर्णतः प्रमाणित ना भी माना जाए, परंतु महिलाओं की दशा में कहीं ना कहीं पतन आप निश्चित रूप से यहाँ महसूस करेंगे। और इसके प्रमाण हमें यहाँ से क्या मिलते हैं, तो एक तो मैत्रायणी संहिता में आप देखिए, मैत्रायणी संहिता या मैत्रायणी उपनिषद में हमें ये मिलता है कि दुनिया में 3 ही बुराइयां हैं, सुरा, पासा और स्त्री। ये 3 बुराइयों की बात की गई है, और जब आप महिला को एक बुराई के रूप में स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी स्थिति में अब पतन दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका जो अर्थ इतिहासकारों ने बाद में लगाया, कालांतर में लगाया, वो ये लगाया कि विवाद के 3 कारण हो सकते हैं। सुरा हो सकती है, मतलब शराब हो सकती है, जुआ हो सकता है, और स्त्री इनको विवाद का कारण माना है। परंतु स्पष्टतः यहाँ पर महिला की स्थिति समीचीन नहीं है, उचित नहीं है, अच्छे स्तर पर नहीं है। अब बात करते हैं एक और उदाहरण की, जहाँ से महिलाओं की स्थिति में पतन हम देख सकते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण हम जानते हैं ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इस ऐतरेय ब्राह्मण में हमें ये मिलता है कि पुत्री जो है वो सभी दुखों का मूल है, सभी दुखों का मूल स्वीकार किया गया है, कारण स्वीकार किया गया है। इसका मतलब ये है कि महिलाओं की दशा ठीक नहीं है। मैं और इसमें जिक्र करूं कि जब याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य संवाद हुआ राजा जनक की सभा में, तो वहाँ पर क्रोध में, जब याज्ञवल्क्य क्रोध में थे तो गार्गी के बहुत उत्कट तर्क, आपको बता दें गार्गी बहुत बड़ी विदुषी हैं, और उसके जो बहुत स्तरीय तर्क मिले तो याज्ञवल्क्य झल्ला गए और उन्होंने ये कहा कि तुम चुप हो जाओ, तूष्णीम भाव, चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा सिर फोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब महिलाओं के उच्चतम स्तर को पुरुष समाज स्वीकार नहीं करता है। तो ये स्थिति भी आपको ये बताती है कि महिलाओं की दशा यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है। फिर भी कुछ विदुषी महिलाओं के जिक्र करने हैं हमें कि कौन कौन सी महिलाएं हैं जो इस काल में प्रसिद्ध रही हैं या ज्ञान के क्षेत्र में जिनकी मुख्य भूमिका रही है। तो आपको बताएं, गार्गी, गार्गी के अलावा मैत्रेयी, गार्गी का नाम हमने सुना है गार्गी पुरस्कार में, गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व ग्रहीता, जाबाल और कात्यायनी, ये प्रमुख महिलाएं हैं जो विदुषी के रूप में हमें उत्तर वैदिक काल में उल्लेखित प्राप्त होती हैं। प्रश्न कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में आता है कि उपनिषद काल की प्रमुख विदुषी कौन सी है, कौन सी नहीं है। तो उपनिषद काल कहने का अभिप्राय उत्तर वैदिक काल ही है, तो आप इसमें भ्रमित ना हो। और इन 5 विदुषियों के नाम आपको मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं कि महिलाओं की स्थिति इस प्रकार की थी कि हम उसको बहुत उच्च स्तरीय नहीं कह सकते। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। महिलाओं की दशा देखी हमने, और इसी के साथ हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के स्वरूप की। देखिए वर्ण व्यवस्था का स्वरूप, पहले तो हम ये देखें कि ऋग्वैदिक काल में कैसा था। जब तक हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे इतिहास को सीख ही नहीं सकते। हमें देखना होगा कि पहले क्या था और अब क्या हुआ, और उसी से हमें अनुमान लगाना है कि कौन से परिवर्तन हमें देखने को मिले। तो वर्ण व्यवस्था जो है यहाँ पर इस स्थिति में है कि पहले हमने ये पढ़ा कि वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण हैं। कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था है, अर्थात ब्राह्मण का पुत्र जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय हो, वैश्य का पुत्र वैश्य हो, क्योंकि जिस तरह के वो कर्म करेगा उस वर्ण के अनुरूप उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। यदि वो ज्ञान दे रहा है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, यदि वो युद्ध कर रहा है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। पहले की परिस्थिति अच्छी थी, ऋग्वैदिक काल की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और योग्यता के आधार पर ही वर्ण का निर्धारण होता था। पर अब अगर हम उत्तर वैदिक काल में इस चीज़ को देखेंगे तो ये व्यवस्था अब जन्म पर आधारित हो गई।
जन्म पर आधारित होने का मतलब ये है कि अब ब्राह्मण का पुत्र प्रत्येक परिस्थिति में ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे वो ब्राह्मण स्तरीय काम करे या ना करे, चाहे वो युद्ध करे, चाहे वो व्यापार करे, परंतु वो कहलाएगा ब्राह्मण ही। तो अब वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? जन्म। ठीक है। इसके अलावा देखिए, इस काल में जाति और गोत्र व्यवस्था भी अस्तित्व में आ गई। जाति और गोत्र व्यवस्था के बारे में कुछ बातचीत कर ले हम। हमने ये कहा था ब्राह्मण और ब्राह्मण, देखिए विवाह अनुलोम और प्रतिलोम की बात हमने की थी, और यहाँ पर पुरुष, यहाँ पर महिला, ये वर्ण ब्राह्मण, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य और शूद्र, 4 ही वर्ण थे, महिला पुरुष। अब देखिए, ब्राह्मण पुरुष और ब्राह्मण महिला से जो संतान उत्पन्न होगी वो तो ब्राह्मण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि समान वर्ण में जो विवाह संपादित होगा उनकी संतति उसी वर्ण की स्वीकार की जाएगी। क्षत्रिय और क्षत्रिय के विवाह से क्षत्रिय। किंतु जब ये विवाह अनुलोम और प्रतिलोम परिस्थितियों में चले जाएंगे तो इनसे उत्पन्न संतान, मान लीजिए ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय महिला का विवाह होता है, तो इनसे उत्पन्न जो संतान है वो ना तो ब्राह्मण कहलाएगी और ना ही क्षत्रिय कहलाएगी। एक नई जाति की उत्पत्ति होगी। जो नई संतान होगी वो एक नई जाति को लेकर आएगी। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, शूद्र पुरुष और ब्राह्मण महिला का विवाह सबसे निकृष्ट माना गया है। शूद्र पुरुष, पुरुषों में व्यक्ति जो है वो शूद्र है और महिला जो है वो ब्राह्मण है, इनका विवाह हो जाता है तो इनसे उत्पन्न संतान जो है वो चांडाल कहलाती थी। और इस चांडाल जाति के बारे में चीनी यात्री फाहियान ने, जो गुप्त काल में आए, उन्होंने विस्तृत विश्लेषण किया है कि चांडाल जो थे वो नगर से बाहर रहा करते थे, वो मांस खाते थे, शवों को जलाते थे, और जब नगर में प्रवेश करते थे तो वो फट्टियां बजाते हुए, लकड़ी के टुकड़ों को बजाते हुए आया करते थे। तो इसका मतलब चांडाल सबसे निकृष्ट जाति स्वीकार की गई है। और आपको ध्यान रखना है कि जाति व्यवस्था का ये आरंभिक उदाहरण है कि किस तरह से जातियों की उत्पत्ति अस्तित्व में आई। इन्हीं जातियों की उत्पत्ति के साथ धीरे धीरे जब जातियाँ बढ़ती चली गई तो गोत्र व्यवस्था अस्तित्व में आ गई। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि गोत्र शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त हो जाता है। गोत्र शब्द का प्रथम प्रयोग हमें कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से, परंतु वो अन्य अर्थों में है। आपको ध्यान रखना है, जिस अर्थ में आज गोत्र व्यवस्था को हम समझते हैं उसकी शुरुआत का काल यदि आपसे पूछा जाएगा तो आपको आंसर उत्तर वैदिक काल ही देना है कि जाति और गोत्र व्यवस्था की शुरुआत भारतीय इतिहास में कहाँ से मानी जाती है, तो वो उत्तर वैदिक काल से ही स्वीकार की जाती है। इसके अलावा देखिए, इनके भरण पोषण की परिस्थितियों को देख लेते हैं। जब 4 वर्ण हैं तो इन 4 वर्णों में से ब्राह्मण तो दान पर आश्रित है, वो तो यज्ञ आदि कराएगा, शिक्षा देगा तो उसे दान मिल जाएगा। क्षत्रिय जो है वो शासन करते हैं, सुरक्षा करते हैं, तो इस वजह से उन्हें कर मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब राजा की स्थिति मजबूत हो जाएगी, लोहे का पर्याप्त प्रयोग करेगा वो। और शूद्र जो है वो सेवा करेगा और सेवा के बदले उसे भी भोजन मिल जाएगा। तो अब स्थिति ये रह गई कि तीनों वर्णों का जब कमाने का नहीं होगा तो कमाने की सारी जिम्मेदारी किस पर आ जाएगी? वैश्य पर आ जाएगी। और इसलिए वैश्य को अन्यस्य बलिकृत कहा गया है। आपको ध्यान रखना है, अन्यस्य बलिकृत कौन से वर्ण को कहा गया? इसका मतलब क्या होता है? अन्य का, रामस्य 6ठी विभक्ति है संस्कृत में, का अन्य का बलिकृत भेंट करता। बलि का मतलब आपको बताया था हमने, इससे पहले वाली वीडियो में बातचीत हुई थी कि बलि का मतलब होता है भेंट करता। तो अन्य का भेंट करता कौन है? तो वैश्य है। तो तीनों अन्य वर्णों के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किस पर आ गई? वैश्य पर आ गई। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है। चलिए और बातचीत कर लेते हैं समाज की कुछ और स्थितियों की। महिलाओं की स्थिति के बारे में हमने जो डिस्कशन किया उसमें 1-2 बातें और भी हम जोड़ सकते हैं कि हमको पहली बार अब तलाक का स्वरूप भी देखने को मिला। पहली बार हमें विवाह विच्छेद की परिस्थितियां भी देखने को मिलती हैं कि विवाह विच्छेद भी होते थे। और जब हमें ऐसा देखने को मिल जाएगा तो निश्चित रूप से ये तय है कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति
ठीक नहीं है, महिला को विवाह के बाद छोड़ा भी जा सकता है। इस तरह के भी उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा बात करें विधवा विवाह, ज़रूर यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ रही है कि विधवा विवाह की बात को स्वीकार कर लिया गया है कि विधवा विवाह किए जा सकते हैं। इस तरह का उल्लेख हमें किस में मिल जाता है? ये हमें उत्तर वैदिक काल के साहित्य में मिल जाता है। और आपको ये ध्यान रखना है, कभी एग्ज़ाम में पूछ ले कि तलाक या विवाह विच्छेद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो अथर्ववेद से मिलती है प्रारंभिक जानकारी। इसका मतलब उत्तर वैदिक काल में ही पहली बार हमें इस चीज़ की जानकारी मिलने लगी है कि महिला को त्याज्य किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। और विधवा विवाह की यदि हम प्रारंभिक जानकारी की बात करेंगे तो भी हमें उत्तर वैदिक काल के साहित्य से प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा बाल विवाह की बात करें तो यहाँ बाल विवाह के भी दर्शन हो जाते हैं। इसका मतलब समाज अब पतन की अवस्था में है और महिलाओं की स्थिति उचित नहीं है, और महिला को जब एक बुराई माना जाता है तो जल्दी से जल्दी उसे विवाह करके अपने घर से विदा करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। और ये व्यवस्था जो है ये हमें छांदोग्य उपनिषद में पहली बार देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना है आपको कि तलाक का या विवाह विच्छेद का प्रथम प्रमाण हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है, और बाल विवाह की स्थिति पहली बार उत्तर वैदिक काल में छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त हो जाती है। तो ये सारी जानकारियाँ भी हम अपने डाटास में ले लेंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं इस काल की, उत्तर वैदिक काल के विवाह के 8 प्रकारों की। विवाह के 8 प्रकार, इनका उल्लेख मुख्यतः आशुलायन के ग्रह्य सूत्र से प्राप्त होता है। और विवाह के 8 प्रकारों में से आपको ध्यान रखना है, ऋग्वैदिक काल में विवाह के 2 ही प्रकार हमने डिस्कस किए थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। पर यहाँ विवाह के 8 प्रकार जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 4 स्वीकृत प्रकार हैं, समाज को जो स्वीकार्य हैं, समाज को जो ठीक लगते हैं वो 4 प्रकार, और 4 प्रकार जो हैं वो अस्वीकृत हैं। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला विवाह जो है वो प्रजापत्य, दूसरा विवाह जो है वो है आर्ष, तीसरा देव, चौथा ब्रह्म। अस्वीकृत की बात कर लेते हैं, ये है गंधर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें किस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने होती थी। देखिए, सबसे पहले प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में क्या है कि वर को अपने घर बुलाकर कन्या भेंट की जाती थी। वर को अपने घर बुलाएंगे और कन्या का पिता अपनी कन्या उसे भेंट कर देगा। इसमें किसी तरह की यज्ञ अनुष्ठान की अनिवार्यता देखने को नहीं मिलती है, और एक अच्छा प्रकार है जहाँ पे योग्य वर को चयन किया और उसे घर बुलाया और अपनी कन्या भेंट कर दी। दूसरा विवाह जो है वो आर्ष है। आर्ष विवाह का ये प्रकार ऐसा है कि किसी भी विवाह के संपादन के समय या उसके उपरांत जो भी वर था, अर्थात जिस लड़के से कन्या का विवाह हुआ, वो वर अपने ससुर को गाय और बैल की जोड़ी भेंट करता था। मतलब आपने प्रजापत्य विवाह कर दिया, यूँ मानिए कि कन्या भेंट कर दी, और उसके बाद जब लड़का ऐसा लगता है उसे कि अपने ससुर को वो सम्मान सूचक सम्मान के स्वरूप में क्या दे दे, गाय और बैल की जोड़ी भेंट कर दे, तो ऐसा विवाह आर्ष विवाह का स्वरूप हो जाता था। तो आपको ध्यान रखना है, ये केवल एक भेंट है, किसी तरह की सौदेबाजी नहीं है। इसके बाद तीसरा विवाह है देव विवाह। देव विवाह का मतलब क्या है? देखिए, आज की तारीख में लड़कियों के लिए RAS ढूंढे जाते हैं, या वेल एजुकेटेड फैमिलीज़ ढूंढी जाती हैं, एजुकेटेड नौकरी वाले लड़के हम ढूंढते हैं। तो वो स्थितियाँ यहाँ नहीं है। यहाँ पर कोई एम्प्लॉयमेंट की ऐसी कंडीशंस नहीं है, तो योग्यता का क्या स्तर है? तो आपको ध्यान रखना है, इस समय ब्राह्मणों का बोलबाला है। ब्राह्मण द्वारा किए जाने वाले कार्य ही सर्वोच्च माने जाते हैं, और इसलिए किसी पुरोहित को घर बुलाएं,
किसी लड़के को घर बुलाएं और उससे कहें कि एक यज्ञ अनुष्ठान का संपादन कर दे, और वो यदि वो मंत्र उच्चारण सहित विधि विधान पूर्वक जैसा कि वर्णित है अच्छे से पूरे यज्ञ का संपादन कर देता है, कर्मकांडी अनुष्ठान को संपादित कर देता है, तो उस पुरोहित से ही अपनी पुत्री का विवाह कर देना, उस पुरोहित से जिसने यज्ञ अनुष्ठान संपादित कराया उससे ही अपनी पुत्री का विवाह संपादित करना क्या कहलाता है? देव विवाह कहलाता है। अर्थात उसे योग्य मान लिया जाता है, और ये मान लेते हैं कि भरण पोषण के लिए, कन्या के भरण पोषण के लिए वो बिल्कुल उचित है और योग्य व्यक्तित्व है। तो आपको ध्यान रखना है, घर आए हुए देवता से ही विवाह कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा? देव विवाह हो जाएगा। चौथा जो स्वरूप है विवाह का, जो स्वीकृत है, समाज जिसे अनुमति देता है, वो ब्रह्म विवाह है। विवाह का सर्वश्रेष्ठ प्रकार, आपसे पूछा जाएगा कि विवाह का सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा था, तो ये ब्रह्म विवाह था। और आज भी भारत में जो सबसे ज़्यादा विवाह संपादित होते हैं वो ब्रह्म विवाह ही संपादित होते हैं। और इस विवाह के अंतर्गत क्या है कि एक योग्य वर का चयन किया जाता है, उसे अपने घर बुलाया जाता है, वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कन्या उसे भेंट की जाती है, और वो यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से ये सारी प्रक्रिया संपादित होती है। मतलब ये है कि एक तो इसमें यज्ञ अनुष्ठान की अनिवार्यता है, आप प्रजापत्य विवाह में इस तरह की अनिवार्यता को नहीं पाते। बड़ा सा अंतर यही है कि यहाँ यज्ञ अनुष्ठान होगा, एक यज्ञ होगा, फेरे होंगे, उस तरह की जो प्रक्रियाएं आज की तारीख में हम लोग देखते हैं वो कौन सा विवाह है? वो ब्रह्म विवाह है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे अच्छा विवाह कौन सा माना गया है? ब्रह्म विवाह माना गया है। तो ये 4 प्रकार तो समाज में स्वीकृत हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन से प्रकार स्वीकृत नहीं है। तो सबसे पहले बात करें गंधर्व विवाह की, और ये है प्रेम विवाह। प्रेम विवाह आज भी कहीं ना कहीं अस्वीकृत दृष्टि से समाज के द्वारा देखा जाता है। हालांकि उच्च वर्ग में अब ये प्रचलन में आ गया, फिर भी यहाँ पर गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह को स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। समाज उसको अच्छी दृष्टि से कभी नहीं देखता था। इसके बाद बात करते हैं आसुर विवाह। आसुर विवाह का मतलब क्या है कि कन्या का पिता अपनी कन्या के बदले अगर वर से कोई मूल्य प्राप्त करता था, या मैं सीधी भाषा में आपसे बात करते हुए ये कहूँ कि यदि वो अपनी कन्या को बेच देता था, तो ऐसी स्थिति में जब विवाह का संपादन होता था, विवाह किया जाता था, तो ऐसा विवाह आसुर विवाह कहलाता था। अपनी कन्या को बेच देना मूल्य लेकर, और उस जिसको बेचा है कन्या को, तो उस व्यक्ति से विवाह संपादित हो जाना क्या कहलाता था? आसुर विवाह। और ये भी समाज में, भारतीय संस्कृति और समाज में स्वीकृत विवाह नहीं है जहाँ कन्या को बेचा जाए। तो ये आसुर विवाह था। इसके बाद बात करते हैं राक्षस विवाह की। किसी भी कन्या का अपहरण करके उससे बलपूर्वक विवाह करना। बलपूर्वक मतलब उसकी इच्छा के विपरीत उससे विवाह करना क्या कहलाता था? राक्षस विवाह कहलाता था। और इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि विवाह के अस्वीकृत प्रकारों में से कौन सा प्रकार क्षत्रियों में बहु प्रचलित था? तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के उदाहरण भारतीय इतिहास में आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर कन्या का अपहरण किया गया और उसके साथ ज़बरदस्ती विवाह कर लिया गया। ऐसा ही उदाहरण भीष्म के बारे में भी हम लोग सुनते हैं कि वो 3 कन्याओं का अपहरण करके लाए थे और अपने भाइयों से उनका विवाह संपादित कराया था। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हमको मिलते हैं। तो ये राक्षस विवाह कहलाता है। और इसको याद रखने के लिए आप याद रखेंगे कि जो रावण थे उन्होंने सीता का अपहरण किया, उत्तर वैदिक काल की घटना स्वीकार की जाती है, और अपहरण किया और विवाह करना चाहते थे, विवाह की बाध्यता स्थापित करना चाहते थे। और रावण क्या थे? एक राक्षस थे। तो आपको ध्यान रखना है रावण के द्वारा जो प्रयास किया गया वो राक्षस विवाह का ही उदाहरण है। और लास्ट जो है पैशाच विवाह, ये विवाह का सबसे खराब प्रकार है, जिसे आप कह सकते हैं सबसे अमान्य प्रकार है। और ये कैसा विवाह है? जहाँ पर शराब के नशे में महिला को करके या बेहोशी की अवस्था में किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती विवाह का संपादन करना, और या यूँ कहना कि उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद
उसके शील को भंग करने के बाद ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां उसे विवाह करने के लिए बाध्य होना पड़े, इस प्रकार के विवाह को पैशाच विवाह के नाम से जाना जाता है और ये सबसे खराब प्रकार का विवाह भारतीय इतिहास में माना जाता है। तो अब एक बार इसको हम रिवाइज कर लें। प्रजापत्य और ब्रह्म को तो आप कंपेयर कर लेंगे कि यहाँ पर वर को घर बुला रहे हैं और यहाँ यज्ञ अनुष्ठान सहित भेंट कर रहे हैं, तो इसमें एक अंतर आ जाएगा। आर्ष गाय बैल वाला है, देव घर आए हुए देवता से विवाह मतलब पुरोहित से विवाह, गंधर्व प्रेम है, आसुर कन्या का मूल्य, राक्षस रावण वाला जो अपहरण विवाह है और पैशाच सबसे घटिया प्रकार का विवाह है। आपको यहाँ पर एक कंपैरिजन बता देता हूँ, इन दोनों में से प्रश्न प्राय पूछा जाता है, मिक्स हो जाते हैं। एक है आर्ष विवाह और एक आसुर विवाह, दोनों में आ लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आएगा, या तो गाय बैल आएगा, गाय बैल की जोड़ी आएगी, या फिर क्या, या आएगा कोई मूल्य, कन्या का मूल्य। ये स्वीकृत है या अस्वीकृत है, दोनों में आ लिखा हुआ, दोनों में कुछ आएगा। तो ये तो स्वीकृत है, गाय और बैल की जोड़ी भेंट की जाती है वर की इच्छा से, वर अपनी इच्छा से ससुर को भेंट करता है। और ये वाला विवाह जो है ये समाज में स्वीकृत नहीं था, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है, इसके बारे में प्रश्न प्राय पूछा जाता है। तो ये विवाह के 8 प्रकारों को हमने डिस्कस कर लिया, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं चार आश्रमों की। देखिए, जीवन को उत्तर वैदिक काल के साहित्य ने 4 भागों में बांट दिया, और वो 4 भाग कौन से हैं? तो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। आपको वैसे बता दूं मैं कि उत्तर वैदिक काल में यदि हम बात करें तो ये 3 ही मुख्य रूप से उल्लेखित हैं। कालांतर में इसमें एक और जोड़ दिया गया सन्यास को, और यहाँ जीवन को 100 वर्षों का मानकर 4 विभाजन किए गए कि जन्म से लेकर 25 साल तक मनुष्य ज्ञान अर्जन करेगा, ब्रह्मचारी के रूप में ज्ञान अर्जन का कार्य करेगा, ज्ञान इकट्ठा करेगा। उसके बाद 25 के बाद मतलब 26वां वर्ष स्टार्ट होने से 50 तक वो गृहस्थ में रहेगा, अर्थात उसका विवाह होगा, संतानोत्पत्ति, गृहस्थ की जिम्मेदारियों को निभाएगा। उसके बाद वानप्रस्थ आएगा, 50 साल के बाद 51वें वर्ष के आरंभ से 75 वर्ष की आयु तक वो वन में प्रस्थान करेगा, और वन में प्रस्थान करके पत्नी सहित वन में चला जाएगा। और समाज ने उतना जो कुछ उन्हें दिया है, अर्थात समाज से ही हम भरण पोषण करते हैं, जीवन यापन करते हैं, विभिन्न संस्कार प्राप्त करते हैं, तो उन सब ऋणों को चुकाने की वो कोशिश करेगा और समाज सेवा के कार्यों को संपादित करेगा। और कोशिश यही रहेगी कि वन में ही निवास होगा और समाज से ही वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन संपादित करेगा। इसके बाद का अंतिम चरण जो है 76 से 100 का, या 76 से हम कहें मृत्यु पर्यंत, उसे संन्यास कहा गया। और यहाँ पर पुरुष और स्त्री मतलब पति पत्नी भी अलग अलग रहेंगे और समाज से बिल्कुल कट हो जाएंगे, समाज से उनका कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं, और अब वो केवल कंद मूल फल जो भी प्राप्त होगा उसे खाकर ही भोजन के रूप में गुजारा करेंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे, मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ संन्यास में संपादित होंगी और मृत्यु प्राप्त कर लेंगे, समाज से पूरी तरह से कट जाएंगे। ये सारी परिस्थितियाँ हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि शुरू के जो 3 आश्रम हैं इनका उल्लेख तो हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, ये हमसे पूछा जाता है। और यदि चारों आश्रमों की बात हमसे की जाती है तो ये हमें मिलता है जाबालोपनिषद में। किसमें मिलता है? जाबालोपनिषद में हमें पहली बार 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाने वाला है। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ संदर्भ और बात कर लेते हैं पुरुषार्थ का। पुरुषार्थ हम जानते हैं 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये पुरुषार्थ क्या हैं? ये हैं जीवन के लक्ष्य। हमने जो मानव जीवन प्राप्त किया है, मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, तो उसमें हमारे 4 लक्ष्य हैं।
कि हम धर्म की प्राप्ति करना चाहते हैं, धर्म के साथ आचरण करना चाहते हैं, धन आदि कमाना चाहते हैं, विभिन्न काम क्रियाओं में भाग लेना चाहते हैं। इसका मतलब जीवन में जितने भी सुख हैं उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, और मोक्ष अंतिम लक्ष्य ये है कि हम आत्मा परमात्मा के इस चक्कर से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और परमात्मा में अपने आप को, अपनी आत्मा को समाहित कराना चाहते हैं, उस अंश में जाकर इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं। अब इन 4 लक्ष्यों की बात जब हम करते हैं तो मनुष्य इसके लिए ही पूरा प्रयासरत रहता है, और हमसे जो पूछा जाता है वो ये कि जीवन के लक्ष्य कौन से हैं, तो वो पुरुषार्थ हैं। और हमसे ये पूछा जाता है कि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति किस आश्रम में संभव है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप ब्रह्मचर्य में होंगे तो यहाँ पर आप सुख नहीं उपभोग कर पाएंगे, तो यहाँ पर काम का अभाव होगा। वानप्रस्थ में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पैसे से कोई मतलब नहीं है, अर्थ का अभाव होगा, काम का भी अभाव होगा। और संन्यास में जब आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आप काम और अर्थ पूरी तरह से इनसे अलग हो जाएंगे। तो केवल गृहस्थ ही वो आश्रम है जहाँ से हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो प्रश्न पूछा जाएगा, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति किस आश्रम में संभव है, तो वो किस में संभव है? गृहस्थ में। और इसी वजह से गृहस्थ को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा जाता है। ध्यान रखना है, भले ही मोक्ष आपको संन्यास में मिल सकता है, ईश्वर की आप आराधना करते हैं, समाज से हटके एक अच्छे कर्म की ओर बढ़ रहे हैं, फिर भी गृहस्थ, क्योंकि आप बहुत सारे ऋणों से मुक्ति प्राप्त करते हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, पूर्वजों के ऋण को उतारते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं। गृहस्थ सबसे कठिन दौर स्वीकार किया जाता है, आप उस दौर से निकल कर जाते हैं। तो सबसे बढ़िया जो आश्रम स्वीकार किया गया है वो कौन सा है? वो गृहस्थ है। और चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति भी हमें किससे प्राप्त हो जाती है? चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का जो श्रेय है वो किस आश्रम को है? तो वो भी गृहस्थ को ही है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, काफ़ी है आज की बातचीत, और आप जुड़े रहिए, अध्ययन करते रहिए, जानकारियाँ इकट्ठा करते रहिए। एक साथी ने पूछा था नोट्स का, तो आप नोट्स बना लीजिए। यदि कोई फैक्ट मुझे लगता है फिर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगातार कार्य चलता रहता है किसी भी विषय का, फिर भी लगेगा कि कुछ और जोड़ने की आवश्यकता है, तो हमारे जो क्वेश्चन पेपर आएगा उस क्वेश्चन पेपर में उस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिससे और डेटास भी आपको मिल जाएंगे। बाकी जितना चल रहा है वो सफिशिएंट है। जो भी सिंगल डे एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो कॉलेज स्तर तक के भी हों, नेट का हो, तो भी जितनी जानकारियाँ हम लोग साझा कर रहे हैं वो पर्याप्त रहती हैं। यदि आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से, यदि ये सफ़र हमारा जारी रह सका आप लोगों के साथ और आप लोग साथ देते रहे, तो निश्चित रूप से आपके पास इतना अच्छा मटेरियल और इतना सिस्टमेटिक तरीके से सब आ जाएगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपने आप को उपयुक्त स्वीकार करेंगे, उपयुक्त मानेंगे, और आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। तो आप अपने सुझाव ज़रूर डालते रहिए। जब आप देखें तो उसका एनालिसिस करें। ये थोड़ा सा साउंड क्वालिटी, लाइट, ये मुद्दे नहीं हैं। ये मुद्दे ये हैं कि जो कंटेंट आपको मिल रही है और जो प्रेजेंटेशन आपको मिल रहा है उसमें क्या बेहतर किया जा सकता है, क्या आपको अच्छा लगता है। आपका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी है। आप अच्छा लगता है तो उसे आप अच्छा भी लिखें, और अगर आपको कुछ कमियां लगती है तो वो भी आप साझा करें, ताकि उसको और बेहतरीन करने का प्रयास हम कर सकें। चलिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। महेश तनेजा, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। बहुत बहुत धन्यवाद।